गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 30th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और एज यूजुअल वीडियो की शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। कोटेशन सेज इफ द प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। तो यूपीएससी में इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हो सकता है कि आप एवरीडे बेसिस पे जो शेड्यूल बना रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहा हो, आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, जितनी भी चीजें आपको लगता है कि आप पूरे दिन में कवर करेंगे, देन चेंज इट। सिमिलरली जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं दे पा रही है। हो सकता है आपने कुछ टॉपर से सुना हो और उनसे सुनने के बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, बट दैट स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग फॉर यू। वो भी एक्सेप्टेबल है, आप उसे चेंज कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्ट्रेटजी किसी XYZ इंडिविजुअल के लिए सक्सेसफुल प्रूव हुई है वो आपके लिए भी सक्सेसफुल प्रूव हो, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हो सकता है आपने कोई ऑप्शनल लिया हो और 3 बार 4 बार मेंस लिखने के बाद भी उस ऑप्शनल में आप अच्छा मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, चेंज इट। सो आपको करना क्या है? देखिए, थ्रू आउट दिस जर्नी आपके जो प्लान्स होंगे ना उसको चेंज करने में मत हिचकिचाइएगा अगर आपके लिए वो प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं। बट अपना गोल जो इवेंचुअली आपका यूपीएससी का गोल है उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन प्लान्स जो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने बनाया अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं देन यू कैन चेंज इट। चलिए आज के टॉपिक्स पे चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम डिस्कस करेंगे मौसम मोबाइल ऐप के बारे में, देन डेयर टू ड्रीम 2.0 के बारे में डिस्कस करेंगे, BIS के बारे में डिस्कस करेंगे, एक MCQ प्री पैक्स के ऊपर भी है, देन असिस्टेंस ऑफ इंडिया किसको असिस्टेंस दी है ये भी देखेंगे, FDI इन एयर इंडिया के बारे में देखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग क्लॉज के बारे में देखेंगे और टाइगर्स के बारे में भी एक MCQ है, देन बाल गंगाधर तिलक एंड चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में भी 2 यहाँ पे MCQs बनाए हैं। जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर होता है तो उसे सेफ जोन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे 6 से ज्यादा आपके क्वेश्चंस जो होते हैं 6 या 6 से ज्यादा करेक्ट होते हैं तो वो एक्सेप्टेबल स्कोर माना जाता है, लेकिन अगर 6 से कम आपके क्वेश्चंस करेक्ट है देन आपको दोबारा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मौसम मोबाइल ऐप को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड मौसम मोबाइल ऐप। तो मौसम मोबाइल ऐप को किसने बनाया है? क्या इसरो ने बनाया है, मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाना है KRC नेट। अब ये KRC नेट क्या है? नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। इसमें वेरियस नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स जो होंगे वो कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे के साथ एक तरीके से पोर्टल की तरह क्रिएट हो जाएगा और इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करी जाएगी। मौसम ऐप जो होगी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो मौसम मोबाइल ऐप जो है ये एक तो IMD दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऐप है। ये डिजाइन करी गई है जनरल पब्लिक के लिए, तो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ये ऐप जो है वो डिजाइन करी गई है ताकि सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन विदाउट एनी टेक्निकल जार्गन प्रोवाइड करी जा सके ल्यूसिड मैनर में, ताकि कोई भी कॉमन मैन अगर इस इंफॉर्मेशन को इस एप्लीकेशन को यूज करता है तो उसको मौसम के बारे में 5 मुख्य जानकारियां मिल सके, जैसे कि करंट वेदर के बारे में उसको जानकारी मिल सके, नाउ कास्ट के बारे में जानकारी मिल सके, सिटी फोरकास्ट के बारे में भी उसको जानकारी मिल सके, कोई भी वार्निंग है अगर उसके बारे में भी जानकारी मिल सके और रेडार प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो ये 5 मेजर जानकारी जिसमें जो वेदर होता है उसकी जानकारी लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज डेयर टू ड्रीम 2.0। अब पूछा गया कि डेयर टू ड्रीम 2.0 जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, क्या बैकग्राउंड है वो भी बताऊंगा, बट ये किसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया, किस एरिया के अंदर स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है डेयर टू ड्रीम 2.0। क्या एजुकेशन फील्ड में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, या डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप को इसको स्टार्ट किया गया, कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए किया गया, या फिर IT सेक्टर के अंदर? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हम काफी टाइम से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और अब आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि देखिए जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं और जो इनोवेशंस करी जाती हैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वो हमारी कंट्री से ही निकल के हैं। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगता है। IT सेक्टर के अंदर काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हम कुछ अलग से इनिशिएटिव चला लेंगे, तो C और D को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन आता था कि क्या एजुकेशन फील्ड में किया गया होगा ऐसा या फिर डिफेंस में किया गया होगा, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन का मेथड यूज करके 2 ऑप्शन तो निकाल ही सकते थे। यहाँ पे हमने जो किया है वो किया है डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे यहाँ से जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या नई चीजें लेके आ सकते हैं, सिमिलरली जो हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स हैं वो क्या नई चीजें लेके आ सकते हैं, इसके लिए ये चीज स्टार्ट करी गई है। इसके अंदर अवार्ड मनी जो रखी गई है वो 10 लाख रखी गई है स्टार्टअप्स के लिए और 5 लाख रखी गई है इंडिविजुअल्स के लिए। आंसर तो आपका हो जाएगा बी। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में।
डे टू ड्रीम जो फ्रेज लिया गया है वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से लिया गया है और इनके बारे में भी चीजें मेंशन करी गई थी आर्टिकल में। इनको मिसाइल मैन के तौर पे जाना जाता है एंड ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लेकर है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1987 अंडर BIS एक्ट 1986। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1987 में बनाया गया था और BIS एक्ट 1986 के हिसाब से बनाया गया था। हो सकता है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, न्यूज में क्यों था ये देखेंगे और सही आंसर को भी देखेंगे। चलिए देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम से पता चल रहा है किस चीज के बारे में बात करी जा रही होगी, प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, साथ में ही सर्टिफिकेशन के बारे में, मार्किंग के बारे में। सर्टिफिकेशन किस चीज का होगा, क्वालिटी का। तो किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन करना है, मार्किंग करनी है, तो वहां पे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, पहले मैं आपको बताऊं, इसको ISI के तौर पे जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये जो बॉडी ISI थी इसको फिर रिप्लेस कर दिया BIS ने। और BIS के बारे में तीनों स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो यस 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ISI को इसने रिप्लेस किया था, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। तीसरी स्टेटमेंट को देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है? नाउ दिस स्टेटमेंट इज लिटिल इनकरेक्ट, क्योंकि ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं क्वालिटी का, वो अपने कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ना कि कॉर्पोरेट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग प्री पैक्स। पूछा गया प्री पैक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज एन अग्रीमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डेट ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी थ्रू एन अग्रीमेंट बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है किस चीज के लिए, जब कोई भी कंपनी डेट से डिस्ट्रेस होती है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं उस कंपनी के और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसे प्री पैक्स कहते हैं। हो सकता है दिस सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द UK एंड यूरोप ओवर द पास्ट डेकेड। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये किसी तरीके की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने खुद ही हमें बता दिया। और ये कहा गया कि UK और यूरोप की जो कंट्रीज है वहां पर इस तरीके के जो रेजोल्यूशन है वो काफी फेमस हो रहा है, काफी प्रचलन में है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, जब भी कोई कंपनी डेट की वजह से डिस्ट्रेस होती है, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो होती है हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा देखा गया कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है काफी ज्यादा टाइम ले लेती है। और इसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को फास्ट अप करने के लिए, पेस अप करने के लिए कि पूरी प्रोसीडिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, हमने सोचा है कि क्यों ना प्री पैक जैसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए, जो कि ऑलरेडी UK और यूरोपियन कंट्रीज अपना रही हैं। और देखा गया कि वहां पे इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। ये एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक तरफ तो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरी तरफ होते हैं इन्वेस्टर्स। ये आपस में ही इस तरीके से अग्रीमेंट करते हैं ताकि हमें इंसॉल्वेंसी और प्रोसीडिंग्स का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू होके जाना नहीं पड़ता है। और पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट होता है उसकी वजह से रेजोल्यूशन जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे इट इज एन अग्रीमेंट फॉर द रेजोल्यूशन, यस इट इज एन अग्रीमेंट फॉर द रेजोल्यूशन, जहां पे डिस्ट्रेस कंपनी के जो डेट होते हैं वहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर जो है पूरे का पूरे प्रोसेस को एक्सपीडिएट कर देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए अभी तक हम करते क्या थे, ये पूरा का पूरा केस जब भी डेट से एक कंपनी डिस्ट्रेस हो जाती थी तो पब्लिक बिडिंग में जाता था। लेकिन अभी पब्लिक बिडिंग में ना जाने के बजाय क्रेडिटर्स जो होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या, पूरा का पूरा जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो अभी जो मैनेजमेंट, प्रेजेंट मैनेजमेंट होती है उसी के पास रहता है। और इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है ये किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाता है। और जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएगा, प्रेजेंट मैनेजमेंट के पास ही चीज रहेगी, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होता है वो पूरा का पूरा एक एक्सपीडिएट मैनर में हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आप प्री पैकिंग के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच इज बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो अभी किस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग थी उसको रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, जो कि इंडिया की असिस्टेंस से बनाई गई है। क्या वो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, भूटान की है, सेशल्स की है, मॉरिशस की है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ये जॉइंटली इनॉग्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को जॉइंटली 30th of जुलाई को, मतलब आज। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंडिया का जो कनेक्शन है मॉरिशस के साथ दैट इज वेरी हिस्टोरिकल, 1730 तक जाता है। और अगर बात करी जाए डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तो वो हमारे 1948 से चलते हुए आ रहे हैं। एक अच्छी चीज मॉरिशस को लेके ये भी है कि वहां पे 68% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है, जिसे इंडो मॉरिशंस कहा जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस पे भी हम वहां से लोगों को बुलाते रहते हैं, अपने इंडियन डायस्पोरा को भी बुलाते रहते हैं। और अगर आप देखें इंडियन ओशन में मॉरिशस लोकेट करता है तो जियो स्ट्रेटेजिक इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमारे लिए बढ़ जाती है। इवन जो सागर इनिशिएटिव हमने 2015 में लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, यहां पे जो मॉरिशस का प्लेस है वो काफी सिग्निफिकेंट था और काफी सेंट्रल लोकेशन में इसको हमने इंपॉर्टेंस दी थी। देन इसके बाद बात करते हैं, इंडिया एंड मॉरिशस ने काफी सारे अग्रीमेंट्स भी साइन किए कंसर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस बनाने के लिए भी यहाँ पे अग्रीमेंट्स जो है वो साइन करे हुए हैं मॉरिशस आइलैंड के ऊपर। तो फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकता है ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इंडिया के लिए, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो एमसीक्यू की सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इट्स अ वेरी गुड सीरीज, पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एफडीआई इन एयर इंडिया। एफडीआई इन एयर इंडिया के ऊपर भी न्यूज दी गई थी, देखते हैं क्या है इसके ऊपर। पहली स्टेटमेंट कहती है एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडियंस वो 49% एफडीआई जो है एयर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन एयर इंडिया लिमिटेड इंक्लूडिंग दैट ऑफ फॉरेन एयरलाइंस शेल नॉट एक्सीड 74%। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एयर इंडिया के अंदर जिसमें फॉरेन एयरलाइंस की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हो सकता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज बीन वेस्टेड विद सोल पावर टू इशू इंटरप्रेट द रूल्स रिगार्डिंग 100% एफडीआई ऑफ एनआरआई। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पूरी पावर है कि वो चाहे किसी भी तरीके से रूल को इंटरप्रेट कर सकती है। 100% एफडीआई एनआरआई की बात करते हैं तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है एनआरआईज 49% तक एफडीआई रख सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट इसी को ही काउंटर कर रही है कि अगर यहाँ पे जो 100% एफडीआई ऑफ एनआरआई है इसके कंसर्निंग जो रूल्स है, मतलब एफडीआई जो है एनआरआई के लिए 100% है क्योंकि रूल्स के बारे में बात हो रही है और वो रूल्स को इंटरप्रिटेशन करने की पावर फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो गलत होगी ही, क्योंकि दोनों सही नहीं हो सकती। यहाँ पे 49% कहा जा रहा है, यहाँ पे 100% कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो बात करिए 100% एफडीआई बाय एनआरआई, ये तो ठीक है। यहाँ पे एनआरआई को कह दिया गया कि आप 100% एफडीआई एयर इंडिया के अंदर ला सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट का जो सेकंड पोर्शन है जिससे हमें क्लू मिला कि पहली स्टेटमेंट गलत है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पे रूल्स को इंटरप्रिटेशन करने की पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं दी गई है। ये जो पावर दी गई है ये दी गई है आरबीआई को, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एयर इंडिया के अंदर जो आएगी इंक्लूडिंग फॉरेन एयरलाइंस में, उसमें लिमिट कितनी रखी गई है। तो ये लिमिट 74% नहीं है, ये लिमिट रखी गई है 49%। देखिए बहुत बार ऐसा होगा, एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दूसरी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा या तो दोनों ही गलत होंगी या फिर उनमें से एक तो डेफिनेटली गलत होगी ही होगी। तो यहां पे आप एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है आप कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो चीज बारीकियां हैं ये आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये सब चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो एक बार देख लेते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, कैबिनेट ने अप्रूव की एक पॉलिसी जिसके हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है एनआरआई 100% तक लेके आ सकते हैं। एनआरआईज होते कौन है, इंडियन नेशनल्स हैं जो कि एयर इंडिया में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स थी वो थी कि एनआरआई 100% एफडीआई के थ्रू आ सकते हैं एयर इंडिया के अंदर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एयर इंडिया में करी जाएगी दैट ऑफ फॉरेन एयरलाइंस को मिलाकर 49% रहेगी, और यहाँ पे जो रूल्स को इंटरप्रेट करने की पावर दी गई थी वो आरबीआई को दी गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है। कुछ चीजें एफडीआई के बारे में देख लेते हैं। एफडीआई होती क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस जो होता है उसके बारे में बार बार बात करी जाती है। देखिए एफडीआई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म ही होगी जो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। मान लीजिए ये एक फर्म है या फिर ये एक इंडिविजुअल है, ये किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसे एफडीआई कहते हैं। एफआईआई या एफपीआई में क्या होता है, अगर इक्विटी शेयर्स के अंदर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है या फर्म है दूसरी कंट्री में इंडिया की शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहां पर कंट्रोल नहीं दिया जाता है इन्वेस्टर को, क्योंकि इसे हॉट मनी कहा जाता है। आप कभी भी चाहे तो इसे इन्वेस्ट करिए किसी कंट्री के अंदर, कभी भी चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से हॉट मनी कहा जाता है, इसे क्विक मनी भी
कह सकते हैं आप। चलिए रूट्स देख लेते हैं, एफडीए के रूट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने वैसे भी आपको बताया था, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज को लेके हमने रूल्स के अंदर चेंजेस करे थे, इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस करे थे। देखिए ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, इसमें फॉरेन एंटिटीज जो होती हैं उनको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की या आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की यहां पे जरूरत नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट रूट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट की जरूरत होती है। अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज जो हमारे साथ बॉर्डर को शेयर करती है, वहां पर हमने एक क्लॉज डाला है जिसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगी, स्क्रूटनाइज करेगी कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किस पर्पज से करी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को वीक करने के लिए करी जा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूट का सहारा वहां पे लिया जाता है, जहां हमें कोई खतरा नहीं होता है वहां पे ऑटोमेटिक रूट का सहारा लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है वो किससे एसोसिएट करती है? क्या स्पेस से एसोसिएट करती है, न्यूक्लियर वेपन से, रिवर वाटर शेयरिंग या टाइगर से? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कल हमने क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो वहां पे जो हमारे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने जो टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई है उसे एक सॉफ्ट पावर के तौर पे दिखाया था। स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया, एक रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है 2018 का, इसके अंदर डेटा है। और ये ग्लोबल टाइगर डे जो कि 29 जुलाई को कोमेमोरेट किया जाता है, उसके ऊपर ये निकाली गई है। यहाँ पे अर्लियर डेटा देखे तो मैं आपको 2006 से लेकर 18 तक का डेटा दिखा दूंगा टाइगर पॉपुलेशन का। अभी जो डेटा है 75% पॉपुलेशन मैंने आपको बताया भी था इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है वो टाइगर से एसोसिएट करती है। एक बार डेटा देख लीजिए, अभी जो प्रेजेंट का डेटा है हमारा 2967 है, 2014 के कंपेरिजन में ये इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। अगर 2006 से बात करी जाए तो 1411 से 1706, देन 2226 एंड नाउ अराउंड 3000 टाइगर्स जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और देखेंगे। वैसे अगर बता दूं, जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न घाट में जो टाइगर है उसकी मिलती है। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो देखा था कि अब हमारे पास जगह कम है और टाइगर जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो ज्यादा है, तो सैचुरेशन जो है वो हम रीच कर रहे हैं। इसी वजह से फूड और वाटर प्रोवाइड करना टाइगर पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए वो भी अब हमारे लिए एक चैलेंज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? तो सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट के पास है? क्या ये छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइगर की बात करी जाए तो आंसर हमारा होगा बी, मध्य प्रदेश के अंदर है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टाइगर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट जो 2018 का डेटा है वो इंडिया के फेवर में आई है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले नंबर पे तो है मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइगर्स 526 है। देन आता है इसके बिल्कुल पास 2 टाइगर्स कम है कर्नाटका के पास। फिर तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। देखिए हमारे पास 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंदर मिजोरम का जो डैम्पा रिजर्व है, बंगाल का बेक्सा और झारखंड का पलामू, यहां पर कोई भी टाइगर्स अब नहीं बचे। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कौन से टाइगर रिजर्व में टाइगर्स नहीं है। एट द सेम टाइम पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर किस रिजर्व के अंदर है, तो 231 टाइगर जो है कॉर्बेट के अंदर अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था और 9 टाइगर रिजर्व थे तब यहां पर, और धीरे धीरे इसे बढ़ा दिया गया। सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया के बारे में बात करिए तो यहां पर भी आप ये टाइगर्स वाला जो पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ वाला पॉइंट खासतौर पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मेंस के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। इंडिया के पास 70% ऑफ द टाइगर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, और वी आर वर्किंग टायरलेसली ताकि ये जो 13 टाइगर रेंजेस है कंट्री के वो फर्दर नर्चर कर सके और हम इनकी जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हमने पूछा है फ्रीडम फाइटर पे, 10th क्वेश्चन भी फ्रीडम फाइटर पे, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इनको ट्रिब्यूट दिया था, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको कमेमोरेट किया था। यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर है, पूछा गया बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कहती है ही वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था। एंड 1885 में ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्गूसन कॉलेज पुणे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए रिसेंटली 23 जुलाई को हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया था। उनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को हुआ था। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर, लॉयर थे वो प्रोफेशन से, और लोकमान्य तिलक के तौर पे उन्हें
जाना जाता था। कुछ भी चीज अगर इस तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आती है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे बात करी जाए क्या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने फाउंड किया था, तो यस 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था। साथ में ही फर्गुसन कॉलेज में भी बनाने में उनका योगदान था। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। उनका एक फेमस स्लोगन है जो देख सकते हैं हम, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके अलावा कुछ और चीज करी जाए, जैसे कि इंडियन अनरेस्ट करके एक बुक थी जिसे लिखा था वैलेंटाइन चिरोल ने। ये अगर आप इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम में देखेंगे वहां पर भी आपको मिल जाएगी और बिपिन चंद्रा में भी आपको मिल जाएगी, और वहां पे ये मेंशन किया गया था तिलक वाज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। यहां पे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो भी 23 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो फॉल करता है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है चंद्रशेखर आजाद ज्वाइंट एचआरए। उन्होंने एचआरए दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। उन्होंने काकोरी रॉबरी को जो एचआरए ने करी थी 1925 के अंदर उसको क्रिटिसाइज भी किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए हुआ क्या था, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जिसे 1922 में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, सस्पेंड कर लिया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी को लगा कि हम अपनी इस चीज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहां पर एचआरए उन्होंने ज्वाइन करना सही समझा। एचआरए जो था एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, 1924 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें दूसरे क्रांतिकारी भी थे जैसे कि सजेंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली, एंड इसको अनुशीलन समिति का एक ऑफशूट माना जाता था। लेकिन काकोरी रॉबरी की बात करी जाए तो यहां पे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी जाए, मोस्ट ऑफ द फंड जो कलेक्ट किया गया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से कलेक्ट किया गया था। ये तो बेसिकली जो रॉबरी करी गई थी ऐसा सोच के करी गई थी कि ये हमारा खुद का ही सामान है जो अंग्रेज जो है उसे लूट के लेके जा रहे हैं। तो यहां पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसके अंदर। देन बाद में एचआरए जब खत्म हुआ तो उन्होंने एचएसआरए को भी ज्वाइन किया था, दैट वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इनके बारे में। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर और फिर हम रिवीजन करेंगे और जो विनर ऑफ द डे है उसको भी डिक्लेयर करेंगे। एम स्ट्राइप क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए रिवीजन की ओर चलते हैं। विद इन 2 मिनट्स में हम पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे। चलिए हमने मौसम एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था। मौसम एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है और यहाँ पे नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क्स जो है वो बनाने की कोशिश करी जा रही है ताकि सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके। एक तरीके से पोर्टल बनाने की बात करी जा रही है। 5 तरीके की जो जानकारी है बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो, सिटी फोरकास्टिंग हो, वार्निंग्स हो किसी भी तरीके की, या नाउकास्ट हो, वो सब मौसम एप्लीकेशन के थ्रू किया जाएगा। देन मैंने डे टू ड्रीम 2.0 के बारे में देखा था कि स्टार्टअप्स को और इंडिविजुअल्स जो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ करना चाहते हैं वहां पर कैसे उनको सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए स्टार्टअप को दिया जाएगा एक अच्छे आइडिया के लिए और 5 लाख इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। आईएसआई को इसने रिप्लेस किया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में ये बॉडी आती है। ध्यान रखिएगा, जाना किस लिए जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए और मार्किंग के लिए इस बॉडी को जाना जाता है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्री पैक्स के बारे में था। यहां पर बेसिकली जो एक बिडिंग प्रोसेस होता है उसको बाईपास करके क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स जो है ऐसी कंपनी जो कि डिस्ट्रेस्ड है उसमें एक अग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि जो पूरा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो फास्ट तरीके से किया जा सके। अभी तक क्या होता था, मार्केट में बात जाती थी, वहां पे हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जाते थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे और पूरा प्रोसेस जो था बहुत कम्बरसम और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। लेकिन हमने देखा यूके के अंदर और यूरोप के काफी सारी कंट्रीज जो है ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही थी और टाइम बहुत कम लग रहा था। तो यहां पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसने भी एक कमेटी को सेटअप किया कि आप पॉसिबिलिटी देखिए किस तरीके से प्री पैक्स का जो प्रोसेस है वो इंडिया के अंदर भी फॉलो किया जा सकता है। तो यहां पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आज जो है इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये इंडिया की असिस्टेंस से बनाई गई है और मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो सागर है उसमें सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। इंडियन ओशन में हमें अगर फ्यूचर के अंदर मिलिट्री बेस बनाना है तो वहां पर भी ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पॉपुलेशन है वहां की 60 to 70% जो है वो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग ही हैं, इंडो मॉरिशन कहा जाता है उनको। और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1948 से चल रहे हैं और हिस्टोरिक रिलेशन तो 1730 से कर रहे हैं। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि
एफडीआई के बारे में था और मैंने आपको 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बताए थे। एनआरआई जो है 100% एफडीआई लेके आ सकते हैं एयर इंडिया के अंदर, और दूसरी एयरलाइंस जो 49% लेके आ सकती है, और जो पूरा रूल्स इसके कंसर्निंग होंगे वो इंटरप्रिटेशन करने की जो पावर है वो आरबीआई को दी गई है। एफडीआई और एफआईआई में हमने एफपीआई में डिफरेंस दिखा था। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और फर्म भी कर सकती है किसी कंपनी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर। एफपीआई में जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो दूसरी कंट्री की शेयर मार्केट में करी जाती है, हॉट मनी भी से कहा जाता है, कभी भी आप पैसे को विड्रॉ करके लेके वापस जा सकते हैं। फिर हमने एफडीआई राउट्स के बारे में देखा था। ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट से नहीं पूछना है, आरबीआई से नहीं पूछना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूट जो है उसमें आपको गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे अगर चाइनीज अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको एक रिगरर प्रोसेस से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से होकर गुजरना पड़ेगा। फिर हमने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में देखा था। टाइगर से एसोसिएट करती है। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे जो है, ग्लोबल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है हमारी पिछले अगर 10 सालों की बात करी जाए तो, और यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट जो है वो इंक्रीज हमारा पहुंच चुका है। और किसी तरीके से यहाँ पे इसे सॉफ्ट पावर भी कहा गया है और हो सकता है कि इसे आपसे मेंस के अंदर पूछ लिया जाए। फिर हमने टाइगर के लिए देखा था स्टेट कौन सा ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 526 है, एंड देन उसके बाद कर्नाटका का नंबर है 524, उत्तराखंड इसके बाद में आता है। कुछ ऐसे रिजर्व है जैसे डंपा रिजर्व है, बक्सा रिजर्व है, झारखंड का पलामू रिजर्व है, जहां पर टाइगर्स बचे ही नहीं है। फिर कॉर्बेट के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हमने देखा था। फिर सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने बताया था 70% जो हमारे टाइगर्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो इंडिया के अंदर ही है। फिर हमने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देखा था। फाउंडर थे वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, और फर्गुसन कॉलेज को भी उन्होंने एज ए फाउंडर फाउंड किया था। यहाँ पर 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ था। लोकमान्य तिलक के तौर पर उनको जाना जाता है। इसके बाद हमने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में देखा था। एचआरए को ज्वाइन किया था। काकोरी रॉबरी को क्रिटिसाइज नहीं किया था उन्होंने, रादर एचआरए को ज्वाइन किया था और बाद में एचएसआरए को भी ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको बता दिया, रिवीजन मैंने आपको बता दी। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है गौतम पंडित। आप मुझे बता दीजिएगा, मेल करके, मेल आपका मिल जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं आपको। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर है देन कांग्रेचुलेशन, सेफ जोन में। आप दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 या उससे कम मार्क्स आपके आए हैं तो वहां पर आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गुड बाय।